तो आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली। बच्चों, हमारा विषय है परिसर अध्ययन, कक्षा है तीसरी। उसमें देखिए पार्ट 9 में आपको पढ़ा रहा था कि पानी निश्चित रूप से कहाँ से आता है। तो उसमें पेज नंबर 53 मैंने आपको बताया, समझाया। ठीक है, पानी किसमें आप पी सकते हो, पानी आप किसमें रख सकते हो, पानी के स्रोत क्या क्या हैं और पानी आता कहाँ से, ये सारी चीज़ों के विषय में आपको जानकारी मैं दे चुका हूँ। फिर उसके बाद नदी कैसे बनती है इसके बारे में बताया। फिर जलरूप कैसे बनते हैं, वो उसके जलरूप क्या हैं वो भी बताया। उसके बाद भूरूप यानी ज़मीन के क्या प्रकार हैं वो भी बताया। अब हम पेज नंबर 54 में ही बच्चों आपको ये बताना है कि क्या तुम जानते हो, आप क्या जानते हो। देखिए देखिए सोता कैसे बनता है। ठीक है, जैसे अभी नल बनता तो अभी आप ये देखिए कि सोता कैसे बनता है। जैसे आपने देखा ना, ये कपास होता है, उसमें पानी जैसे डालते हैं तो पानी जैसे सोख लेता है, बराबर है। जैसे आपके अंदर ये इसमें होता है गद्दा उद्दा होता है, उसमें देखो रहता है ना, तो पानी कैसे उसमें सोख लेता है। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको देखना, सोता कैसे बनता है यानी पानी कैसे उसमें खींचा हो जाता है, रीस कैसे जाता है। जैसे पानी जब बरसात होती है ना, तो बरसात ज़मीन में, ये तो बताया हो ना, ज़मीन में पानी जब जाता है तो वो कैसे ज़मीन में पानी अंदर चला जाता है, रीस लेता है। वैसे ही तो बरसात का पानी ज़मीन के अंदर रिसता है, ये जो है ये मैंने आपको पहले बता दिया हूँ। बरसात का पानी क्या होता है, ज़मीन के अंदर रिसता है और ज़मीन की मिट्टी तथा पत्थरों की दरारों में से वह गहराई तक क्या होता है, रीस जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, बहुत ज़रूर इम्पोर्टेंट है बच्चों। बरसात का पानी कैसा होता है, सबसे पहली बात है बारिश का पानी कैसा होता है, ज़मीन में चला जाता है यानी रिस जाता है। और ज़मीन के अंदर तो क्या होता है, पहले ज़मीन के अंदर कैसा मिट्टी है, मिट्टी के बाद अंदर पत्थर भी हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हैं। तो मिट्टी और पत्थर में क्या होते हैं, दरार होते हैं ना, मिट्टी और पत्थर में क्या होता है, दरार होता है। तो उस दरारों में से पानी क्या होता है, गहराई तक वो रिश्ते रिश्ते पानी के अंदर तक चला जाता है। समझ रहे हो। तो ज़मीन के अंदर या ज़मीन के अंदर भी वो अधिक ऊंचे भाग से कम ऊंचे भाग की ओर बहता है। अब देखिए, अभी ये आप तो ये जो देखे हो कि अधिक ऊंचे भाग से कम ऊंचे भाग की ओर पानी बहता है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर भी ऐसे ही होता है। ज़मीन के अंदर भी वह जो अधिक ऊंचा स्थान है वह कम ऊंचे वाले स्थान की ओर पानी बहता है। अब यही है, जैसे ऊंचे स्थान से ढलान की तरफ पानी बहता है, तो वही ऐसे ही कि आप जब पानी ज़मीन के ऊपर छोड़ोगे तो पानी नीचे की तरफ जाएगा ही ना, ढलान की तरफ। तो पानी अंदर भी, ज़मीन के अंदर भी अधिक ऊंचे भाग से क्या होता है, कम ऊंचे वाले भाग की ओर बढ़ते जाता है। अब ज़मीन के अंदर यह पानी कुछ स्थानों पर क्या है, ज़मीन से बाहर क्या होने लगता है, बहने लगता है। समझो कि नहीं, मतलब कि ज़मीन के अंदर का यह पानी कुछ स्थानों पर ज़मीन के बाहर की ओर बहने लगता है। अब कैसे, अब जैसे देखो आपका कुआं है, नदी देखो, नदी कैसे ज़मीन के ऊपर बहती है, क्या ज़मीन के अंदर न्यूनतम गहराई रहती है तो उसमें से पानी बहता है ना। तो वो हो गया ज़मीन के अंदर का ये पानी कुछ स्थानों पर ज़मीन के बाहर की ओर बहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सोता कहते हैं। अब ये देखिए, आप ये चित्र देख रहे हो, अब देखिए, अब ये सोता देख रहे हो और भूजल देख रहे हो, पानी। अब इसे समझिए एकदम। ऊंचाई का स्थान आप देख रहे हो, ऊपर देखो एकदम ऊंचाई का स्थान है, ये देखिए ऊंचाई का स्थान है। और उसके बाद ये जो है इधर सोता दिख रहा है आपको, और इधर भूजल यानी पानी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जो सोता, जो आपको मैंने अभी यहाँ पे समझाया कि सोता किससे कहते हैं। यानी ऊपर से पानी जब गिरता है तो यहाँ पे रिश्ता है, ये जो जहाँ पे सोता है वहाँ पे पानी क्या होता है, रिश्ता है। ऊपर पानी जब आता है, ऊपर से पानी जब आता है तो नीचे की तरफ आता है, तो नीचे जो मध्य वाला भाग होता है वहाँ पे पानी क्या होता है, रिश्ता है। और रिश्ते हुए और नीचे नीचे जाके, नीचे देखो भूजल में पानी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे सोता कहते हैं।
ये एकदम सिंपल तरीका है कि ऊपर जब पानी होता है तो नीचे से वो ढलान की तरफ जाने लगता है, तो जो बीच का भाग होता है वो पानी सोखता है, उसे सोता कहेंगे। और जो नदी पानी एकदम नीचे ढाल की तरफ आता है वो पानी दिखाई देता है, भूजल पानी, ठीक है, वो पानी बहता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ देखो मानचित्र से हमें मित्रता करना चाहिए, ये मैंने पढ़ा है, क्योंकि मानचित्र को कैसे सीखना है आपको। तो मानचित्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, सूची होती है, ठीक है। मानचित्र में से मित्रता सूची होती है। अब देखो मानचित्र में हमारे जिले में पाए जाने वाले जल रूपों और भू रूपों की जानकारी दी गई है। देखो जल रूप क्या है वो मैंने आपको बता दिया हूँ, भू रूप क्या है वो भी बता दिया हूँ, ठीक है। भू रूप भी बताया, जल रूप के विषय में बताया। अब भू रूप और जल रूप क्या है, अब देखो यहाँ पे जल रूप क्या है। जल रूप जैसे झरना हो गया, नाले हो गए, नदी हो गए, तालाब हो गए, झील हो गए, जलाशय हो गए, खाड़ी हो गया, सागर हो गया, महासागर, ये जल रूप हैं। अब भू रूप क्या है, भू रूप में पर्वत है, चोटी है, पहाड़ी है, टीले है, पठार है, मैदान है, खाई तथा दर्रे, ये भू रूप हैं। अब बच्चों ये सब मानचित्र में आपको देखना है, जल रूप और भू रूप। तो जल रूपों को किस रंग से दर्शाया गया है मानचित्र में, नीले रंग से दर्शाया गया है। किस रंग से दर्शाया गया है जल रूप को, नीला। क्यों नीले रंग से, क्योंकि जब आप देखोगे पानी जो रहता है समुद्र में, पानी जैसा नीला आकार होता है, तो इससे कैसा है आपको समझ में आ गया ये जल रूप है नीला, ठीक है। अब भू प्रदेशों को विभिन्न भागों में क्या हुआ है, रंगों से दिखाया गया है। तो ये समझ लीजिए जो नीला रंग से दिखाया गया है वो आपका जल रूप है, और जो विभिन्न अलग अलग रंगों से दिखाया गया है वो आपका भू रूप हो गया। ये मानचित्र में रंग से आप पहचान गए। अब भू प्रदेशों की ऊंचाई के अनुसार दिए गए हैं। अब बच्चों सबसे पहले मैंने कहा मानचित्र जब भी देखना है आपको, जब भी मानचित्र को समझना है, जब भी मानचित्र को आप पढ़ना है, तो सबसे पहले आप सूची को अच्छे से ध्यान से देखो और समझो। अब यहाँ पे देखिए नीला दिया गया है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश को किस रंग से दर्शाया गया है वो देखो आप। अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश को किस रंग से दिखाया गया है वो देखो। मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेश को कौन सा चौखट में कौन सा रंग दिया गया है उसे देखो। और कम ऊंचाई वाले प्रदेश को अर्थात कौन सा रंग दिया गया है उसे देखो। उसके बाद शिखर ऊंचा स्थान को कौन सा मतलब सिंबल दिया गया है, कौन सा चिन्ह दिया गया उसे देखो। ये सूची में है। इतना समझ में आ गया आपको कि सबसे अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश का कौन सा चौखट में रंग दिया गया है, अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश को कौन सा रंग दिया गया है, मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेश को कौन सा रंग दिया गया है, और कम ऊंचाई वाले प्रदेश को कौन सा रंग दिया गया है। उसके बाद शिखर ऊंचा स्थान को कौन सा सिंबल दिया गया, कौन सा चिन्ह से मतलब दिखाया गया कि ये चिन्ह है त्रिकोण त्रिभुज के आकार का, समझ लो शिखर या ऊंचा स्थान है, ठीक है। अब नदी तो बहता है, प्रवाही है, तो नदी को किस तरह से मतलब यहाँ पे देखो दिखाया गया है आपको, नदी का देख रहे हैं। तो नदी का ये जैसा दिख रहा है चिन्ह वो देखो। तालाब का भी चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, सूची में ही मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ आपको। फिर जिला मुख्यालय, वो तो आप पहले भी मानचित्र में देखे थे, जिला मुख्यालय को कैसे दर्शाया गया वैसे ही यहाँ सूची में दिया गया है। तहसील मुख्यालय को कैसे मतलब चिन्ह दिए गए हैं, कैसे मतलब उसमें मतलब गोला भाग में उसमें काला से रंग दिया गया है, वो हो गया, ठीक है। तो ये हमें सूची, अब सूची के अनुसार हम क्या करेंगे, मानचित्र को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले नीला रंग तो आपको पहले ही मैं बता दिया, नीला रंग क्या है आपका सागर है, पानी ही पानी, जो नीला नीला रंग दिखे वो पानी ही पानी है। और उसके बाद जो रंग है मतलब अब विभिन्न प्रकार के जो रंग है वो आपके भूभाग हैं। अब वो भूभाग में मतलब कौन सा जगह है, आप देखो। अब मैं यहाँ पे आ गया, देखिए थोड़ा सा इसी मानचित्र देख लेते हैं। देखिए अब देखो यहाँ पे मानचित्र आप देख रहे हैं। अब मानचित्र देखते समय सबसे पहले आपको दूसरी सूची देखने के बाद ना सबसे फिर आप आ जाओ यहाँ पे दाएं साइड में देख लीजिए, एक ये दिशा देखने का मतलब बताया गया है। तो ऊपर मानचित्र के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तर। उसके नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, दक्षिण। और उसके आपके दाएं साइड के पूर्व और बाएं साइड को पश्चिम कहेंगे। तो जिससे हमें मानचित्र में कौन सा भूभाग है, कहाँ पे सागर है, वो सब बताने के लिए आसानी होती है। ठाणे जिले के ये जो मानचित्र है ठाणे जिले का जल रूप है, बराबर है। अब देखो अरब सागर में देखो वसई की खाड़ी, बराबर। मुंबई शहर जिला देख रहे सब, मुंबई शहर यहाँ देखो पानी में, मुंबई उपनगर जिला भूभाग देख रहे हैं। अब हम अपने ज़िले की बात करें। अब देखिए
ठाणे, देख रहे हैं, देखो खाली देखो, ठाणे, भिवंडी, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, शाहपुर, मुरबाड, सह्याद्री पर्वत, ठीक है। अब इसके बाद सह्याद्री पर्वत हो गया। अब इसमें जो बीच बीच में भूभाग के बीच बीच में नीला नीला से ऐसे गया हुआ पानी, वो कैसा, वहाँ पे पानी का स्रोत, नदी होंगे, खाड़ी होंगे, ये सब उसके स्रोत दिए गए हैं, ठीक है। प्रमुख जल रूप, आप देखो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न को आपको देखना है और उसके अनुसार मानचित्र को आपने समझा है उसके ऊपर उत्तर देना है। अपने जिले को पश्चिम दिशा में स्थित, पश्चिम दिशा क्या, ऊपर क्या, उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है। आपके दाएं पूरब, तो यानी अरब सागर की तरफ क्या होगा, आपका पश्चिम दिशा होगा। अरब सागर की तरफ क्या होगा, पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा है। तो अपने जिले की पश्चिम दिशा में स्थित सागर का नाम चौखट में लिखना है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, उत्तर प्रश्न ये तो, देखो ऐसी। अब हमारा ऐसा ये मानचित्र दिया, तो पश्चिम दिशा में तुरंत अरब सागर दिख रहे हो, तो बता दीजिए, देखो अरब सागर दिखना है ना। अपने ज़िले के पश्चिम दिशा में स्थित सागर का नाम क्या लिखोगे चौखट में, तो ये चौखट जो दिख रहा है उसमें क्या लिखोगे, अरब सागर। अरब सागर, देखो यहाँ दिखा है ना, अरब, बड़े अक्षर में लिखा है ना, अरब सागर। अब दूसरा प्रश्न क्या है हमारे सामने, जिले की अधिकांश नदियाँ पश्चिम में बहती हुई, क्योंकि जिले की अधिकांश, देखो सबसे सिंपल एक बात आपको मालूम है कि नहीं, सब नदियाँ कहाँ मिल जाती हैं, सागर में जाके मिल जाती हैं। अरब सागर, और अरब सागर कौन सी जगह पे है, पश्चिम दिशा में। तो सब जितनी नदियाँ हैं, जब जो भी भूभाग में नदियाँ बहती हैं, सब किस ओर बहेंगी, पश्चिम की ओर बहेगी। और वो कहाँ जाएगी, पश्चिम में ही क्या है हमारा, अरब सागर, तो वहाँ पे जाके सब मिल जाएगी ना। तो जिले की अधिकांश नदियाँ पश्चिम में बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है, बराबर। अब नदियों के कारण खाड़ियों का क्या होता है, निर्माण होता है। नदियाँ बहती हैं तो कहीं के, जैसे कि बच्चों नदियाँ बहती है, कहीं गड्ढे उड्ढे ऐसे उससे होते हैं, तो वहाँ पे पानी जमा होता है, पानी जमा होकर धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है, खाड़ी का रूप ले रहा है, बराबर है, खाड़ियों का निर्माण हुआ। और मानचित्र को देखो, अभी ये मानचित्र देख ही रहे हो, देखा वो तो मानचित्र को, मैंने तो आप तो सबको मतलब बिना प्रश्न के सब आपको समझा दिया था कि मानचित्र में क्या दिख रहा है, ठीक है। मानचित्र देखो, और किसी एक खाड़ी के नाम के चारों ओर क्या करना है, आपको चौखट बनाना है। अब मानचित्र तो देखना है, अब खाड़ी, ठीक है। अब खाड़ी के उसके क्या बनाना है, हमको चौखट बनाना है। अब बच्चों, अब आपको देखना है कि ये खाड़ी कहाँ है। पहले आप आ जाओ सूची में, सूची में तो खाड़ी कहीं दिख ही नहीं रहा, कि खाड़ी कैसे पहचानेंगे, कोई बात नहीं है, खाड़ी कहाँ होगा, देखो अब अरब सागर की तरफ आ गए। अरब सागर में जो नीला रंग का सब रंग दिया है ना, अब उसमें देखो अरब सागर पास लिखा है वसई की खाड़ी। क्या लिखा है, वसई की खाड़ी। अब वसई की खाड़ी देखो, वसई खाड़ी का देखो नीला नीला जो निशान लगाया हुआ है, वो कहाँ जा रहा है, देखो वो कैसे जा रहा है, भिवंडी, ठाणे, खाड़ी कैसे मतलब देख रहा है, पानी बहते हुए जा रहा है। हाँ, देख रहे हो एकदम, ध्यान से देखो मानचित्र को, बिल्कुल अच्छे से देखो बच्चों। ये देखिए वसई की खाड़ी, बराबर है, वसई की खाड़ी देख रहे हैं ना, वसई खाड़ी, तो वो पानी कैसे बहते हुए जा रहा है। हाँ, उल्लास देख रहे हैं, उल्लास देख रहे हैं, ये उल्लास क्या है, उल्लास खाड़ी, उल्लास देख रहे हैं, उल्लास। फिर भादसई, हाँ देखो उल्लास जो नीले रंग से ही लिखा है, देखो उल्लास, भादसई, हाँ। उसके बाद कालू, हाँ, फिर मुरबाड़ी, हाँ, उल्लास, ये देखो देख रहे हैं, बारहवीं, और क्या है, देखो बच्चों बादशाह तालाब, हाँ, तानसा तालाब, ये सब नीले नीले रंग से जो है ना, ये सब है। तो आपको क्या इसमें बोला गया है कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि खाड़ियों का निर्माण हुआ है। तो मानचित्र को देखो, किसी एक खाड़ी के नाम के चारों ओर आपको चौखट बनाना है। तो वसई की खाड़ी आपको दिख ही रही है, वसई खाड़ी के आगे लगा दो, या उसके आगे जो मैंने अभी नाम बताया वो भी, जो खाड़ी उधर, मतलब आपको क्या करना है, चौखट बना देना है बस, ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न देखिए आप, अपने ज़िले में कौन सा पर्वत है और वह चौखट में लिखो। अपने ज़िले में कौन सा पर्वत है। अब पर्वत हम देखेंगे, हाँ ये सिर्फ मतलब कैसा, पश्चिम की दिशा में आपका क्या है, सागर है। तो पर्वत मतलब, तो आपको ये मालूम है ना, पानी जो होता है बच्चों, पानी जब आता है तो क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, नीचे ढलान की तरफ जाता है। तो पानी ज़्यादा जहाँ ढलान है वहाँ पानी जमा होता है। तो यानी पानी ज़्यादा कहाँ, अरब सागर यानी पश्चिम दिशा में है आपके, मतलब ज़िले के। तो जब ज़िले के पश्चिम दिशा है तो ऊपरी भाग आपका कहाँ चला जाएगा,
ऊपरी भाग मतलब आपको बताओ कहाँ चला जाएगा, पूर्व की तरफ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, पूरब की तरफ आ जाते हैं। पूरब की तरफ आ जा रहे हैं। अब पूरब की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या प्रश्न क्या था, प्रश्न था अपने ज़िले में कौन सा पर्वत है, चौखट में लिखो। अब पूरब की तरफ आ गए तो हम देखेंगे हमारे कौन सा पर्वत है, पर्वत देखो सह्याद्री पर्वत दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो सह्याद्री पर्वत लिखा है ना। तो हमारे ज़िले में कौन सा पर्वत है बच्चों, सह्याद्री पर्वत। तो सह्याद्री पर्वत हमें कैसे मालूम पड़ा, एकदम सिंपल तरीके से मालूम है। कैसे, जैसे देखो ऊंचाई से पानी बहते हुए, अब ज़्यादा पानी कहाँ पे है, सागर कहाँ पे है, अरब सागर कहाँ पे, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे पानी है ज़्यादा, इसका मतलब कि उसके विपरीत दिशा से पानी बह के आ रहा है, बराबर है। तो यानी उसके विपरीत जो दिशा है वो वहाँ पे पर्वत होगा। पर्वत क्योंकि ऊंचा होता है तो हमने यह लगा लिया तुरंत कि जब पश्चिम की दिशा पानी अरब सागर है तो पूरब की दिशा में ही पर्वत होगा, और यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि पर्वत यहाँ पे पूरब दिशा में है, बराबर। अच्छा, अब देखो अगला प्रश्न चौथा, अपने जिले की उल्लास नदी को ढूंढो। उसमें ढूंढना क्या, फट से आ जाओ आगे मानचित्र में। अपने जिले में उल्लास नदी देखो बच्चों, उल्लास उल्लास, ये देखो ठाणे के बगल में देखो ऐसे है ना, देखो उल्लास नदी दिखा, नीले से ही रंग से रंग लिखा उल्लास, ठीक है। उल्लास नदी इधर भी है, और देखो उल्लास नदी इधर उल्लासनगर के पास भी है हम, हाँ उल्लास नदी देख रहे हैं ना, हाँ उल्लासनगर ये सब, ठीक है उल्लास। तो ये नदी आपको मिल गया। अब बच्चों आगे देखो, ये ढूंढ लिया, नदी को ढूंढ तो लिए, उसके प्रवाह मार्गों को अलग रंग से रंगो। मतलब कि जो उल्लास नदी है जहाँ पानी बह रहा है उल्लास नदी, तो जो रंग दिख रहा है ना नीले रंग से यहाँ रंगा हुआ है ना, तो आपको कोई और दूसरे रंग से रंगना, जिससे कि जो मतलब में पता चलेगा कि ये उल्लास नदी। तो आप उसमें लाल से भी कर सकते हो, लाल रंग से रख सकते हो, हाँ ठीक है, लाल रंग से भी रख सकते हो, या कोई भी रंग से, पीला उला जो भी आपको रंग है उसको कैसे अलग से मतलब दिखे कि ये उल्लास नदी ये जगह पे है, ठीक है। अब बच्चों अब आप आगे देखेंगे, अब आगे आपका क्या है बताइए। अगला प्रश्न, अपने ज़िले उल्लास नदी तो आपने बता दिया, अपने ज़िले को जलपूर्ति करने वाले प्रमुख स्रोत ज़िले के तालाब हैं। अपने ज़िले को जलपूर्ति करने वाले प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों, ज़िले के तालाब। जो ज़िले में तालाब हैं वह हमारे ज़िले में पानी मतलब पहुँचाने स्रोत जमा मतलब रखने का पानी जलकुंभ वो तालाब ही हैं। अब इसमें देखो मानचित्र को देखकर उनके नाम चौखट में लिखो। अब मानचित्र को देख के उनके मतलब वहाँ पे नाम उसको लिखना है। अब देखिए मानचित्र में जैसे यहाँ पे बोला जिले की जलापूर्ति करने वाले प्रमुख स्रोत क्या है, तालाब है, ये आपको मालूम पड़ गया पक्का। अब आप सूची में चले आओ, सूची में देखो कि तालाब को सूची में कौन सा सिंबल दिया, कौन सा ढंग से दिखाया गया है, चिन्ह कौन सा दिया है। आप देखो तालाब का चिन्ह आप देख ही रहे हो। अब हम ढूंढेंगे कि इस मानचित्र में तालाब कहाँ पे है। देखो आराम से ढूंढो तालाब, देखो मिल रहा है ना तालाब, मिला कि नहीं मिला। शाहपुर के पास आ जाओ, ऊपर देखो तानसा तालाब है ना, फिर भालसा तालाब, बराबर। और देखो ऐसे निशान और कहीं आपको दिख रहे हैं, जो जो वैसे निशान दिख रहे हैं बच्चों वो आपके तालाब हो गए, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब वो चौखट में आपको लिखने हैं, ठीक है। अब करके देखना है आपको, क्या करके देखना है, पेज नंबर कौन सा हमारा 55, पेज नंबर 55 में देखो बच्चों, करके देखो समान आकार वाली 3 बोतलें लो, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं कि ये जो है इसको अगली बार आपको क्या करते हैं समझाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तब तक के लिए आप जो मैंने दिया है ये चौखट को मतलब मानचित्र को आपको देखना अच्छे से, उसके अंदर फिर से आपको अध्ययन करना है, उसकी सूची को पढ़ना है, उसका दिशा डायरेक्शन को देखना है, फिर जो प्रश्न मैंने बताया उसका उत्तर बताया, फिर भी आप उसको फिर से देखो और उसे करो, ठीक है। इतना करो, फिर अगला जो है इसके आगे वाला मैं आपको अगली बार में बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।